आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। हमारे साथ किशोर नारने भी हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ के एसोसिएट डायरेक्टर। किशोर, क्रूड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि क्रूड में गिरावट आई है, इसके पीछे वजह यह है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक अनुमान से ज़्यादा बढ़ा है एपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसे में क्या कुछ और दबाव आप देख पा रहे हैं कच्चे तेल में? बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय आपने कि ये थोड़ा सा सरप्राइज डेटा था इन्वेंट्री का कि जो कच्चे तेल का जो भंडार में जो बढ़ के आया था, आई थिंक उसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ओपेक का जो मीटिंग तक इसमें ज़्यादा बिकवाली करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहेगा और क्लियरली वो इंडिकेशंस आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पर लोअर लेवल पे थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। 3070 के आसपास में बाइंग का सलाह दूंगा और 3040 का स्टॉप लॉस के साथ और 3150 के आसपास का टारगेट के लिए। ओके, आपका व्यू कुणाल नेचुरल गैस के ऊपर क्या होगा आज के कारोबार के लिए? कुणाल शाह, लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एनजी पर आपकी कॉल क्या है किशोर? जी, मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस भी मौजूदा। जी कुणाल कंटिन्यू करें जी। जी, नेचुरल गैस मुझे लगता है कि 205 के लेवल्स के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 209 के टारगेट के लिए, 209.10 और 201 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओवरऑल कोई लंबी मंदी नहीं आएगी नेचुरल गैस में, प्राइसेस सपोर्टिव रहेगा। ओके, मेटल मार्केट के ऊपर किशोर नारने आपका ओवरऑल व्यू क्या होगा? क्या मेटल में आपको लगता है कि कुछ ऐसे काउंटर हैं जहां पर अभी ट्रेड करना बेहतर रहेगा? आई थिंक मेटल में जो है थोड़ा सा सीमित दायरे का गुंजाइश है। आई थिंक ज़्यादा बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है। चाइनीज़ डेटा और यूएस का जो भी पिछले हफ्ते का रिटेल सेल्स वगैरह देखे तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स जता रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड्स है। कॉपर में इंट्राडे के लिए एक बार बाइंग करके चल सकते हैं 360 के आसपास, 356 हाफ के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ और 366 का टारगेट के लिए। वहीं आप जिंक आई थिंक अगेन एक अच्छा सा सेल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी हायर 164.65 के आसपास, 70 के आसपास बाइंग सेलिंग कर सकते हैं 165.70 का स्टॉप लॉस के साथ और आपको 162 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है। आपकी टॉपिक कुणाल क्या होगी मेटल में? जी, मुझे मेटल में कॉपर अच्छा लग रहा है। मेरा भी ओपिनियन ऐसा है कि 360 to 162 के बीच में बाय करके 367 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो। और कॉपर को छोड़ के हमें लग रहा है कि जिंक भी एक बार बॉटम आउट शॉर्ट टर्म के लिए हुआ लगता है। 163 के बीच में बाइंग करके 167 168 के टारगेट्स आपको जिंक में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। खबर यह है कि एनएससीएल मामले में एसएफआईओ की जांच तेज़ हो गई है और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ ने 6 पेज का क्वेश्चन एनएससीएल के इन्वेस्टर्स को भेजा है और जिसमें कई सवाल यहाँ पर किए गए हैं और ये पूछा गया है कि क्या उनकी जो ट्रेडिंग थी, इस तरह के कई सवाल इसको लेकर पूछे गए हैं कि जैसे अगर आपने वैट का भुगतान किया है तो वैट का कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या ब्रोकर्स ने निश्चित रिटर्न या ब्याज बदला का भरोसा आपको दिया था। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब एनएससीएल के 1300 इन्वेस्टर्स को देना है। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनुराग शाह है मुंबई से। अनुराग, एनएससीएल के मामले में जांच की रफ्तार तेज़ हुई है और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जांच की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जांच का जो दायरा है वो बढ़ गया है। एसएफआईओ ने जो क्वेश्चनियर भेजा है 1300 निवेशकों को, इसमें 56 क्वेश्चंस है, 56 क्वेश्चंस हैं जिसका जो है निवेशकों को जवाब देना है और निवेशकों को बताना है। और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ब्रोकर्स से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जो 10 बड़े सवाल है जिसमें ये बताया गया कि जो कमोडिटी ट्रेडिंग की गई थी उसके अंदर वैट रजिस्ट्रेशन आपने किया था या नहीं किया था, और वैट रजिस्ट्रेशन
के जो कंप्लाइंट थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इसके अलावा ये भी क्या ब्रोकर्स ने आपको निश्चित रिटर्न का भरोसा दिया था, सेटलमेंट गारंटी फंड का भरोसा दिया था, क्या ब्रोकर्स कोई मार्जिन फंडिंग किया था, अगर हाँ तो इंटरेस्ट रेट क्या था, इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया है क्या ब्रोकर्स ने वेयर हाउस रिसिप्ट की फिजिकल डिलीवरी दी थी। तो ऐसे जो करीबन 56 सवाल है, 6 पेज का क्वेश्चनियर्स है जो एसएफआईओ की तरफ से 1300 निवेशक थे एनएससीएल के, उनको भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये दिख रहा है कि जो दायरा है अभी तक जिस तरह से निवेशक थे वो सवाल उठा रहे थे इस पूरे घोटाले के ऊपर, लेकिन अब निवेशकों को भी सवालों के घेरे में ले लिया गया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर सरकार दूध के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इस मुद्दे पर देवेंद्र चौधरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से बात की है जी मीडिया संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी देवेंद्र चौधरी। सर 20 लाख टन के आसपास का आपने प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है मिल्क का, किस तरह से आप इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कब तक ये हो पाएगा? हमने दरअसल वर्तमान में हमारा 15.5 करोड़ टन हर साल में हम पैदा करते हैं और गत 2 वर्षों में इस सरकार में 6% से भी अधिक उत्पादन का हमने गति प्राप्त करी, जो कि पूर्व वर्षों में 4% थी। अब हमने आगे तय किया है इस 6% को भी आगे ले जाएंगे और अगले 3 वर्षों में हम ये 200 मिलियन टन अर्थात 20 करोड़ टन प्रति वर्ष पैदा करेंगे और 23-24 तक हम 300 मिलियन टन यानी कि दुगना लक्ष्य हम दूध का पैदा करने का हमने लक्ष्य इस देश के लिए रखा है। सर इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में 8,000 करोड़ रुपए के लिए डायरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसको अनाउंस किया था, उसको लेकर के क्या स्टेटस है, कब तक उसका फ़ायदा जो है लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा जो उत्पादन करते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। माननीय वित्त मंत्री जी ने 17-18 के वित्तीय वर्ष के बजट में 8,000 करोड़ रुपए की डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा करी। जी तो दूध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी हो रही है।